नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बीईओ के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट जो है आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बस अपने नॉलेज की परख करनी है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं 1192 की। तो इसमें ऑप्शन जो देखें अगर, तो जो राइट आंसर इसका होता है वो होता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। देखिए, हम जानते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था इसने भारत पे पहला आक्रमण हालांकि 1175 ईस्वी में किया था, ठीक है। आप जानते हैं मुल्तान पर। इसके बाद 1178 में मोहम्मद गोरी ने जो चालुक्य शासक भीम द्वितीय को या मूल राज द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। और 1191 की बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। और इसने बाद में 1192 में और अत्यधिक तैयारी के साथ पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है और उन्हें 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर देता है। ध्यान दीजिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसके बाद यह जो है एक तरह से उत्तर भारत पर अधिकार कर लेता है। हालांकि 1194 में यह जो है 1194 चंदावर के युद्ध में भी विजय हासिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। ध्यान दीजिएगा, संगम युग यह जो है अगर हम बात करें तो वास्तव में संगम युग ये जो है कपास वस्त्र उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वस्त्र उद्योग आप जानते हैं। और इसका जो उरैयूर का उल्लेख अगर हम देखें तो एक जो रचना है, अगर हम देखें इसको, तो जो रचना है जिसका नाम था आप जानते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक का नाम अननोन है, आप जानते हैं। इसमें भी उरैयूर का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखें अगर, तो अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है। भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो देखिएगा अगर हम बात करें तो वास्तव में जो साइमन कमीशन था उसके विरोध का जो प्रमुख कारण था वो था साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य का न होना, ठीक है। हम जानते हैं कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के आयोग में गठित किया गया था 1927 में और यह 1928 में भारत पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे पहले राइट आंसर बता दें आपको कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो जमींदारों के साथ किया गया था, जमींदारों के साथ। देखिएगा, हम जानते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किया था, ठीक है। और यह जमींदारों के साथ इसने यह व्यवस्था लागू की। और हम जानते हैं कि पूरे भारत का लगभग 19% क्षेत्र जो है ये अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। देखिएगा, जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, आप जानते हैं इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी,
ठीक है। अब देखिए जो नरम दल और गरम दल था, अगर हम बात करें तो इसका जो इस तरह से कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल नामक दो दल पैदा हुए, ठीक है, उत्पन्न हुए, ये विभाजन था 1907 में। ऑप्शन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 1907 के पहले इसमें जो भी आंदोलन चला वो था ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। और हम जानते भी हैं कि स्वदेशी आंदोलन में ही ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर काफ़ी तेजी से आंदोलन हुआ और स्वदेशी प्रोत्साहन को इसमें स्वदेशी उत्पादन के प्रोत्साहन को इसमें बढ़ावा दिया गया, ठीक है। गरम दल के नेता जो अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, इन्होंने ये पूरे देश में ऐसे आंदोलन को लागू करना चाहते थे, लेकिन नरम दल के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस कारण से दोनों में मतभेद हो गया था और इससे नरम दल और गरम दल नामक दो दल उत्पन्न हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? तंजौर तट पे। देखिएगा, वास्तव में अगर हम बात करें 1930 में जो नमक कानून तोड़ने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, वास्तव में वो अभियान था दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च आप जानते हैं, जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को यह जो है अपने 1930 12 मार्च, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो दांडी मार्च की अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च के लिए निकलते हैं और 6 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 ये दांडी पहुंचते हैं और वहां नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम तमिलनाडु की बात करें दक्षिण की ओर, तो वहां पर एक गांधीवादी नेता थे सी राजगोपालचारी, ठीक है, समझिएगा। तो जो सी राजगोपालचारी जी थे, इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया था तंजौर पर, ठीक है। त्रिचिन्नापल्ली में इन्होंने यह प्रारंभ किया था और तंजौर तट पर एक अभियान संगठित भी किया था, सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, पुरानी कछारी मृदा जो होती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। बांगर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों का में जो बाढ़ का पानी होता है वो बार बार नहीं पहुँचता है, ठीक है। ये ऊंचा क्षेत्र होता है, यहाँ बाढ़ का पानी बार बार नहीं पहुँचता, ठीक है। इसलिए यह जो है पुरानी कछारी मिट्टी होती है। इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है हालांकि, ठीक है। वहीं जो खादर क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो खादर क्षेत्र होता है यहाँ पर हर वर्ष नदी का बाढ़ का पानी पहुँचता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है बी, बांगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। मकबरे का निर्माण किसने कराया था, किस महिला ने? तो इसका राइट आंसर होगा हाजी बेगम। हाजी बेगम जो है ये हुमायूं की बेगम थी, पत्नी थी और अकबर की सौतेली माँ थी। इन्होंने 1564 में, ध्यान दीजिएगा, 1564 में इन्होंने हुमायूं के लिए एक मकबरा बनाया, जिसके अगर वास्तुकार की बात करें तो मीरक मिर्जा ने गियास ने किया था, ठीक है। और हम जानते हैं कि संगमरमर से निर्मित होने वाला जो पहला मकबरा है ये यही है, ठीक है। हाजी बेगम इसका राइट आंसर है। सफेद संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। हालांकि
पहले भारतीय गवर्नर थे ये। वैसे अगर देखें तो भारत के जो पहले गवर्नर थे वो बनाए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप में जो सबसे पूर्वी है वो जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश होता है, और सबसे पश्चिम की बात करें तो वो है गुजरात। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ठीक है, तो देखिएगा हमारी आकाशगंगा को के एक केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें राइट आंसर की तो ये है, ये क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा हम जानते हैं कि जो देश की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1961 से 71 की जनगणना में। इसमें लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 24.8% समझिएगा जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगर हम पिछले दशक की बात करें तो आप जानते हैं कि जो पिछली जनगणना जो हमारी 2011 में हुई थी, अगर करंट के लिए अगर हम देख लें तो हम जानते हैं कि 2001 से 11 के बीच भारत में जो दशकीय जनगणना में वृद्धि हुई थी वो थी 17.7%। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं वह, इसका राइट आंसर होगा कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, वह क्षमादान कर सकता है, आपातकाल घोषणा कर सकता है और अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर रही है? देखिएगा अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लगभग 17.64%। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है। ठीक है, कोई प्रत्याशी होता है वो अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को मतलब प्रत्याशी को कुल पड़े वोट का 1/6 वोट अगर वो नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ऑप्शन को देखने से लगता है ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो देखिएगा जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है इसके जो मंत्री होते हैं वो हम जानते हैं कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो यह कब की गई, ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में, ध्यान दीजिएगा 1989 में मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध वो आप जानते हैं दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, आप जानते हैं कि जो 10वीं अनुसूची है ये 35वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, हालांकि उसके बाद
36वें संविधान में इसको समाप्त भी कर दिया गया था, फिर बाद में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पुनः जोड़ा गया था। ठीक है, दल बदल को, ठीक है, 52वें के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, तो देखिएगा जो अंत्योदय कार्यक्रम है वास्तव में यह गरीबों में जो सबसे गरीब होता है उसकी सहायता के लिए होता है। यह कार्यक्रम चलाया गया था और यह कार्यक्रम जो है हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम 20 दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके तहत हम जानते हैं जो निर्धनतम परिवार था उसको 35 किलोग्राम अनाज बाद में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, नेक्स्ट, डायनमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो है क्या करता है इसको देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायनमो जो होता है यह वह जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश नीला लगता है क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, आकाश नीला जो दिखाई देता है उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है कि लघु तरंगें जो होती हैं ये दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ हम जानते हैं कि यह अल्फा किरण भी विकिरित करता है, उत्सर्जित करता है, बीटा भी और गामा भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातु होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो पीतल बनता है वास्तव में वह तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। ठीक है, तांबा और जस्ता से, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो जानते हैं कि जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है वह सिकोया है। ठीक है, सिकोया। नेक्स्ट, भ्रूण एम्ब्रॉयडरी किस में मिलता है? तो यह जो है सीड में मिलता है। ठीक है, बीज में मिलता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, कहां पे होता है? ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। जो पॉली हाउस है, तो देखिएगा जो पॉली हाउस है उसका प्रयोग वास्तव में सब्जियों के भंडारण के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया? ध्यान से देखिए, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति में भारत में जो है डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन थे, इन्हें जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी कीड़ा पिंक बॉल वॉर्म किस फसल का शत्रु है? ठीक है, तो हम जानते हैं पिंक बॉल वॉर्म जो है ये कपास की खेती के लिए, समझिएगा, उसके लिए प्रमुख कीट है। ठीक है, वह उसको सड़ा देता है, खराब कर देता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये उनके नर्तन से पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिएगा, मलेरिया जो है इसका राइट आंसर है, देखिए ध्यान से पढ़िए, तो इसका राइट आंसर है ए। यह परजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है।
नेक्स्ट, एन.ई. बोरलॉग को पुरस्कार किसमें मिला था? तो देखिएगा, जो एन.ई. बोरलॉग थे ये वास्तव में हरित क्रांति के एक तरह से जनक माने जाते हैं। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, इसलिए इनको जो है 1970 में जो है कृषि क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। भारत में नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की कमी क्षरण के लिए सर्वप्रथम जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है कि जो इसकी पत्तियां होती हैं पौधों की, निचली पत्तियां, ये जो है खराब होने लगती हैं, सूखने लगती हैं और धीरे धीरे गिर भी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? ये स्टॉकहोम में है। ठीक है, स्टॉकहोम चेकोस्लोवाकिया में, प्राग में। पहाड़ी मृदाएं साधारणतः कैसी होती हैं? तो जो पहाड़ी मृदाएं होती हैं ये मुख्यतः अम्लीय होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से पूर्व मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो पानी में डूबने से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसका जो है डायटम परीक्षण किया जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो है गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है। अगला, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट कहाँ पे हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो हम जानते हैं कि जो भारत में जैव विविधता है ये काफ़ी ज़्यादा है और वर्तमान में अगर हम देखें जैव विविधता के करीब 70% भाग नष्ट होते जा रहे हैं, जिस कारण से ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहा जा रहा है। तो विश्व में कुल 40 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा का संक्रमणीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार के बीच सुंडा द्वीप के समीप का क्षेत्र, ये 4 हॉट स्पॉट स्थल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय हम जानते हैं कि यह जो है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मा। कर्मा एक लोक नृत्य है। ठीक है। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो लोक नृत्य है यह सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ध्यान से प्रश्न को। तो हम जानते हैं कि जो नोएडा है ये सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वाराणसी जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गोरखपुर में खेलकूद का सामान नहीं बनते हैं। ठीक है, समझिएगा। हम जानते हैं कि जो खेलकूद का सामान है वास्तव में वो मेरठ में या आगरा में बनता है। ठीक है, मेरठ में बनता है और आगरा में, खासकर खेलकूद सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। अगला, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44। तो हम जानते हैं यह जो है कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट, 31 मई को संपूर्ण विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यह वर्ष 2018 में यह प्रेरित था, मतलब इसकी थीम क्या थी 2018 में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा 2018 में अगर हम बात करें तो जो इसकी थीम थी वह थी तंबाकू एवं हृदय की बीमारी। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो राइट आंसर है इसका, लेकिन अगर हम इसमें बात करें जो 31 मई 2020 की जो थीम थी वो जो है युवाओं संबंधित थी, और उसमें बात करें तो यह था थीम कि युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और
निकोटीन का उपयोग करने से रोकना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए, जो अगर हम बात करें 21वें राष्ट्रमंडल की, तो यह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 21वां। वहीं अगर हम 22वें की बात करें तो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है यह 2022 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ अगर हम बात करें तो बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट 47, 27 मई 2018 को एलन बीन का निधन हो गया। एलन बीन, ध्यान दीजिएगा, एलन बीन जो है एक तरह ये अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, एलन बीन 1969 में, जब आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर गए थे, तो उनके साथ 3 व्यक्ति और थे, जिनमें से आप जानते हैं बर्ड एल्ड्रिन थे, चार्ल्स पिट कॉनराड थे और एलन बीन थे। ठीक है, तो ये 4 उस अंतरिक्ष यात्री में थे जो चंद्रमा पर गए थे। अगला प्रश्न है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाले देश ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम अभी बात की कि 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल था वास्तव में वह ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था, और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक पदक जीते थे 198। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 स्वर्ण जीते थे, 198 पदक जीते थे, जिनमें से 80 जो है वो स्वर्ण थे। अगला प्रश्न, हाल में ही चर्चित INLCUL 54 ये किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं यह जो है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से संबंधित है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुश्ती में कितने पदक जीते थे। तो ध्यान दीजिए, भारत ने कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल में 12 पदक जीते थे। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, उसमें 12 पदक भारत ने जीते थे कुश्ती में, जिसमें 5 स्वर्ण थे, 3 रजत था और 4 कांस्य थे। ओके, थैंक यू।